तो फाइनली आप लोगों का वेट ख़त्म हुआ और आज हम लोग बीएससी जूलॉजी का जो सेमेस्टर 1 है उसका सिलेबस देखेंगे। और देखेंगे तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि बीएससी जूलॉजी का सिलेबस क्या है। फिर भी मैं एक बार आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, कैसे कैसे आपको स्टडी करना है, क्योंकि आप नए हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप ट्वेल्थ के बाद एंटर किए होंगे बीएससी जूलॉजी। लाइक जूलॉजी सब्जेक्ट आपने पिक किया होगा या आपके सिलेबस में होगा, कोर्स में होगा। तो सबसे पहले तो वेलकम। तो ये जो कोर्स है ये आप देख लीजिए कि पहले आपके 8 सेमेस्टर होने वाले हैं। ये लेफ़्ट साइड में सीरियल नंबर है, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आठों सेमेस्टर आपको पढ़ना है और एक साल में 2 सेमेस्टर होगा, तो 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो जो पहला 2 सेमेस्टर सीरियल नंबर में है, सीरियल नंबर 1 और 2, जो येलो कलर से हाईलाइट है वो आपका सेमेस्टर 1 में आपको मतलब आपके पेपर में आएगा। वैसे वैसे 6 महीना पे आपको पढ़ते जाना है। तो पहला सेमेस्टर में आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट। तो इससे पहले आप लोगों ने 11th की एनसीईआरटी में नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट, एनिमल किंगडम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। नहीं अगर पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊँगा पूरे बेसिक से। बेसिक लाइक अगर आप बायो से हो भी नहीं और आपने बीएससी ले लिया जूलॉजी से, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। बस मेरे साथ आप लोग शुरू से अंत तक रहिएगा। इस लेक्चर में मैं डायग्राम लिख के भी आया हूँ कि अगर आपको डायग्राम से कुछ याद हो जाए। फ़्लो चार्ट लेके आया हूँ और मेरे ये खुद के नोट्स हैं। मैंने ये खुद का नोट्स बनाया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले ये रहा नॉन कोऑर्डिनेट। नॉन कोऑर्डिनेट में आपको बताया पूछेगा 5 चीज़ें। आपको चार चार यूनिट दिए गए हैं। 4 यूनिट में आपको पहले क्या पढ़ना है? पहले आपको बताया इंट्रोडक्शन टू नॉन कोऑर्डिनेट। तो नॉन कोऑर्डिनेट होता है क्या, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो दूसरा यूनिट है प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ देखिए यहाँ पे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। एक्चुअली कई लोगों को तो अभी प्रोनाउंस करने भी नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। बायो है, शब्दों को तोड़ तोड़ के जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप सीख जाएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो ये ऑर्डर था। नॉन कोऑर्डिनेट का इंट्रो पहले मैं दूंगा, फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में डिफरेंस क्या है। चूँकि नॉन लगा है, नॉन को हटा देंगे तो कोऑर्डिनेट बनेगा, तो उन दोनों के बीच में भी डिफरेंस बताऊंगा। फिर प्रोटोजोआ के बारे में बताऊंगा। और ये पॉरीफेरा जो 4th नंबर पे, ये नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले नॉन कॉर्डेट वर्सेज कॉर्डेट। तो जो नॉन कॉर्डेट होता है उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। अब कई लोगों को नोटोकॉर्ड नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए। और सी एन एस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अभी बस लेफ़्ट साइड का हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है। वेंट्रल यानी आगे। आगे जिस तरफ आपका मुंह है, चेहरा है, ओठ है, चेस्ट है, वो आपका वेंट्रल हो गया। और डॉर्सल जिस तरह आपकी पीठ है, जिस तरह आपकी वर्टिब्रा है, रीढ़ की हड्डी, वो डॉर्सल हो गया। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा नहीं, एक्चुअली नॉन कॉर्डेट्स का, वो आगे होता है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीछे होता है। तो ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल। तो आपको पता लग गया होगा हम क्या है, नॉन कोऑर्डिनेट है कि कोऑर्डिनेट है। तो हम कोऑर्डिनेट हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो पीछे की तरफ है और हॉलो है और सिंगल है। ब्रेन हमारा खोखला है, हमारे में नोटोकॉर्ड है। और अगर बात करें फिश के बारे में, तो जो फिश होती है नॉन कोऑर्डिनेट, उनमें गिल स्लिट्स नहीं होते। गिल स्लिट्स यानी गिल के ऊपर एक लेयर होती है, वो एब्सेंट होती है। और उनका हार्ट डॉर्सल होता है, उनका हार्ट पीछे के साइड होता है। जो जो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं उनका हार्ट उनके पीठ के साइड होता है, मतलब चलते आगे से हैं और दिल उनका पीछे से पंप करता है। उनमें पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट रहती है। लीजिए डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम है ये कॉर्डेट का डायग्राम है। इसमें आपको नोटोकॉर्ड दिख रहा होगा, नर्व कॉर्ड दिख रहा होगा, पोस्ट एनाल टेल दिख रही होगी। यहाँ पे बताया नर्व कॉर्ड क्या होती है, सिंगल होती है, डॉर्सल होती है, हॉलो रहती है पीछे के साइड।
फेरिंजियल गिल स्लिट्स होती है जो कि आगे के साइड होती है, ये कॉर्डेट में होती है। नॉन कॉर्डेट में फेरिंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होंगी। पोस्ट एनाल टेल भी एब्सेंट होगा। और उनमें नोटोकॉर्ड, हम लोगों में नोटोकॉर्ड सिंगल डॉर्सल हॉलो है, एक है। उन लोगों में नोटोकॉर्ड दो होगा, सॉलिड होगा। हालांकि आपको नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम आपको सारा चीज़ क्लियर कर देगा। अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, क्योंकि ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ही शायद एक क्वेश्चन इससे पूछेगा। जो लोग नए थे उनके लिए ओवरव्यू था। अब प्रोटोजोआ के बारे में देखेंगे। पहला नंबर की प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है, यानी एक सेल का बना हुआ यूकैरियोट है। यूकैरियोट होता है और एक प्रोकैरियोट होता है। तो यूकैरियोट में यू मतलब ट्रू, तो मतलब इनमें, और कैरियोट, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब यू कैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू होता है। मतलब यू कैरियोट में न्यूक्लियस होता है और प्रो कैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जो प्रोटोजोआ है उनमें न्यूक्लियस होगा। नोट करते चलिए और लिख लीजिए, यू कैरियोट में न्यूक्लियस होगा, अगर आपको नहीं पता तो। वैसे जनरल बातें हैं। और प्रोटोजोआ में कोई सेल वॉल नहीं होगी। सेल वॉल नहीं होगी। जैसे दो लेयर होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है और एक सेल वॉल होती है। आपको पता है कि प्लांट सेल जो होता है उनमें सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बस सेल मेम्ब्रेन होती है। तो प्रोटोजोआ क्या है, एक तरह से जानवर का ही टाइप है। लाइक प्लांट नहीं है ये एनिमल वाले टाइप में हो गया। ये लोकोमोशन करेगा। लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है। प्लांट एक जगह पे स्टेशनरी रहते हैं, और जबकि एनिमल एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। तो तो सेम इनमें कोई सेल वॉल नहीं होगी, जैसे एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। और सेल वॉल नहीं रहेगी तो आउटर लेयर इनका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, जैसा हमारे में है। तो इनका जो सेल है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। लाइक वो लेफ़्ट राइट कर सकता है, मूव मूव मतलब मूवमेंट वाली प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी। और चूंकि ये यूकैरियोट है तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी होगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यानी न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया, बहुतों लोग मीम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सच बात है। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोट में होता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब ये मेम्ब्रेन से घिरा होगा। डन है, यहाँ तक आपको समझ में होगा। अब ये जनरल बातें थी प्रोटोजोआ की। अब हम और आगे आएंगे कि प्रोटोजोआ की सबसे पहले स्टडी लीवेनहुक ने किया था 1677 में। पूरा नाम एंटोन वॉन लीवेनहुक, बस आप लीवेनहुक याद रखिए। प्रोटोजोआ की स्टडी को प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। देखिए अभी हम लोग जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो लास्ट में जूलॉजी, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रोटो, ऐसे सिंपली आप याद कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप बस मेरे को फॉलो करिए, सेमेस्टर में आप टॉप भी कर सकते हो। वैसे कौन ही सेमेस्टर अपने से देता है, कई जगह तो चोरियाँ भी होती हैं। कोई ना, उधर हम नहीं जाएंगे। अब आए हैबिटेट के बारे में कि ये प्रोटोजोआ जो है वो रहता कहाँ पे है। तो मोइस्ट इन्वायरमेंट वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे मॉइस्चर होगा, जहाँ पे पानी वाला एरिया होगा, तो ये प्रोटोजोआ वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर, मरीन इन्वायरमेंट, सॉइल एंड एज ए सिम्बायोंट और पैरासाइट विद इन अदर ऑर्गेनिज्म। वही बोल रहा है कि पानी में रह सकता है, सॉइल में रह सकता है, अगर सॉइल में मॉइस्चर है तो भींगी वाली जगह पे। और सिम्बायोंट और पैरासाइट, सिम्बायोंट मतलब कि कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये कोलैबोरेशन में रह सकता है। लाइक तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो प्रोटोजोआ किसी की मदद कर देगा, कोई दूसरा रहेगा वो इसकी मदद कर देगा कोई काम में, तो सिम्बायोंट। और पैरासाइट मतलब जैसे हमारे सर में वो जुएँ रहती हैं, वो पैरासाइट है। वो हमारे से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती हैं पर हमको उनसे कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटोजोआ कोई ऑर्गेनिज्म में जाके रहता हो, उससे उसका खाना छीन लेता हो, पर उसको हार्म करता हो। अब इतना भी हार्म नहीं होता कि ऑर्गेनिज्म पूरा लाइक डेड हो जाए। अब हमारे पे जू, मान लीजिए किसी लड़की के सर में जू रेंगती है तो लड़की मर थोड़ी जाती है, प्रॉब्लम होता है, खुजली खुजली होती है, लाइक अनकंफर्टेबल फील होता है। हम लोग उसे न्यूट्रिएंट वो लेती है। तो सिर्फ ऐसा ही प्रोटोजोआ भी ऐसा ही करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट ले लेगा। अब
रिप्रोडक्शन पे आएंगे तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट फॉर्म होगा, गैमेट दो पार्टनर होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर, जैसा कि ह्यूमंस में होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो खुद ही कर लेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा है मोस्ट कॉमनली बाय बाइनरी फिजन, लिखा है बाइनरी फिजन, यानी एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब सपोज करिए एक एक अमीबा है, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, बहुतों ने सुना होगा इसका नाम। वो टूट जाता है दो भागों में, लाइक जो पेरेंट होता है वही दो डॉटर में टूट जाता है। डॉटर यानी जो वो फॉर्म हुआ उसको डॉटर सेल्स बोलते हैं, जो उनका बे बेबी फॉर्म हुआ लाइक रिप्रोडक्शन के बाद, तो उनको डॉटर सेल बोलते हैं। अदर फॉर्म्स इंक्लूड मल्टीपल फिजन एंड बडिंग। मल्टीपल फिजन को सीजियोगोनी कहा जाए। लाइक ऐसा तो होगा, अगर एक अमीबा दो में टूटेगा तो बाइनरी फिजन, अगर दो से ज़्यादा में टूट गया तो मल्टीपल फिजन। देखिए फिजन मतलब होता है टूटना, बाइनरी मतलब दो, मल्टीपल मतलब दो से ज़्यादा। तो नेम से आप याद कर सकते हैं। देखिए आपको सब समझ में आ रहा होगा ना, तो मेरे को कमेंट में बताते जाइएगा कि क्या मेरे को और इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि आप नए हैं। ये पहला लेक्चर आप देख रहे होंगे अपने सिलेबस का, लाइक अपने कोर्स का, जो कि आपका 4 साल चलने वाला है। तो अगर कोई आपको सुझाव देना है तो दे सकते हैं, अगर मैं देखूँगा तो ज़रूर उसको इम्प्रूव करूँगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए और उनमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। सम प्रोटोजोआ कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट, सिनगैमी और द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन इंडिविजुअल, कॉन्जुगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जैसे मेल पार्टनर है और फीमेल पार्टनर है, तो मेल का जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, फीमेल का डीएनए, ये दोनों मिल जाएगा तो जो नया फॉर्म होगा वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा। तो दो मेथड है, या तो गैमेट बने मेल और फीमेल प्रोटोजोआ का, वो फ्यूज कर दे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर ले, जिसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। डन है। अब लाइफ स्टेज की बात करेंगे कि जैसे मैं आपको ह्यूमन से रिलेट करता जाऊंगा, क्योंकि प्रोटोजोआ भी एक तरीके से एनिमल ही है। वो एनिमल है जो सबसे पुराना है। प्रोटोजोआ पहले आया होगा जब अर्थ फॉर्म हुआ होगा, धीरे धीरे और इवॉल्व होते होते हम बने, लाइक हम सबसे एडवांस है। तो जब कोई एडवांस होता है तो उसका एक लो वर्जन भी तो होता है। तो प्रोटोजोआ वही है, लो वर्जन, बहुत पहले यही फॉर्म हुआ। तो ये भी जैसे हम ह्यूमन हैं, हम पहले बेबी होते हैं, फिर 10 से 12 साल में किशोरा अवस्था हमको हिट करता है, जिसको प्यूबर्टी बोलते हैं, फिर हम एडल्ट होते हैं। तो ये लाइफ स्टेज है, सेम इसकी भी लाइफ स्टेज। ट्रोफोजाइट जो लाइफ स्टेज है ये एक्टिव लाइफ स्टेज है। लाइक कभी कोई इसको प्रॉब्लम हुआ नहीं, ये उसी स्टेज में रहता है, खाता है पीता है रिप्रोडक्शन करता है। लिखा है ट्रोफोजाइट में द एक्टिव फीडिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग वेजिटेटिव फॉर्म। सिंपल है, उसी में इसका रिप्रोडक्शन वेजिटेशन सब होता है। अब सेकेंड है सिस्ट। सिस्ट में लिखा है अ प्रोटेक्टिव डोरमेंट स्टेज फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन लाइक ड्राइनेस, लैक ऑफ फूड। यहाँ तक समझते हैं कि जैसे कभी अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, जैसे हमारे यहाँ गर्मी आती है, फिर सर्दी भी आती है। तो गर्मी आती है तो हम कूलर एसी का यूज करते हैं। अब ये लोग गर्मी में क्या यूज करें, इन लोग के पास ना कूलर है ना एसी है। सिंस अब हम लोग के पास, जब जनवरी का महीना आता है तो हम लोग शॉल ओढ़ लेते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं कोल्ड से बचने के लिए। ये लोगों के पास तो कोई साधन है भी नहीं, तो ये लोग अपने बॉडी के चारों तरफ एक सिक्रीट प्रोटेक्टिव लेयर सिक्रीट करते हैं, जिससे जिससे होता क्या है, वो हार्ड होता है लेयर, उससे इनके बॉडी को इम्पेक्ट होता ही नहीं है। जैसे आपने सुना होगा पोलर बियर, उन लोगों में बहुत सारा हेयर का एक मोटा लेयर होता है। अब हेयर का मोटा लेयर होने से क्या होता है, उनको ठंडी लगती नहीं है, वो कोल्ड वाले एरिया में इजीली रह सकते हैं। तो ये भी लोग ओकेजनली मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन आए, अब ठंडा बरसात या कभी इन पे डेंजर खतरा वाला अगर इनको
लगा तो ये प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर लेते हैं। लाइक दिया है ना, ड्राइनेस, लैक ऑफ फूड, कभी खाना भी नहीं है तभी अनफेवरेबल कंडीशन हो गया इनके लिए। और आगे लिखा है सिस्ट अलाउ प्रोटोजोआ टू सर्वाइव हार्श इन्वायरमेंट एंड कैन बी अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन फॉर पारासिटिक स्पीसीज। बोला ना कि अगर हार्श इन्वायरमेंट है, ख़राब इन्वायरमेंट है, तो ये इनके लिए ट्रांसमिशन का काम करेगा पैरासिटिक स्पीसीज में। लाइक सपोज हमारे पे ये प्रोटोजोआ रह रहा है और सपोज करिए कोई एक बंदा है 10 दिन से वो नहाया नहीं है, तो उसके स्किन पे कोई ऑर्गेनिज्म आ गया। अब जब वो बंदा 10 दिन के बाद साबुन से नहाएगा तो वो ऑर्गेनिज्म वहाँ से हटेगा, तो उस ऑर्गेनिज्म के लिए तो एक अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, तो अपने अराउंड सिस्ट वाली लेयर डेवलप कर लेगा जिससे वो बच जाएगा। सिंपल है। अब आएंगे मोटिलिटी पे, लोकोमोशन वेरियस टाइप। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, ये एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएंगे, देखिए इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला है फ्लैजला। फ्लैजला लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर। एक फ्लैजला, सपोज कर लीजिए पूँछ, जैसे बंदर की पूँछ होती है वैसे ही ये इसका एग्जांपल यूग लेना है, तो समझ लीजिए कि ऑर्गेनिज्म में यूग लेना, उसकी पूँछ। देखिए डायग्राम, डायग्राम में देखिए यहाँ पे दिया है फ्लैजलम। फ्लैजलम दिया है, डायग्राम ध्यान से देखिए, नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस फ्लैजला को देखिए और ऑर्गेनिज्म देखिए, बाकी कोई मत देखिए। तो वो जो पूँछ है वो इसको चलने में मदद करता है, पानी में रहता है तो रेंगने में मदद करता है। क्लियर है। और ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम के चारों तरफ ये बाल है, बाल को सीलिया बोलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये भी इस पानी में रहता है तो मूवमेंट में मदद करता है। ऑफ कोर्स ये ज़मीन पे, अब एक पूँछ से कोई ज़मीन में कैसे चल सकता है, पानी में जैसे हम लोग हाथ पैर मारते हैं तो ये अपनी पूँछ से रेंगते रेंगते पानी में मूवमेंट दिखा सकता है। तो फ्लैजला लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर जिसको यूग्लेना और ट्राइपेनोसोमा में रहता है। सीलिया भी हमने बताया पारामीशियम में, ये जो आउटर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाली लेयर वो सीलिया है। तो न्यूमरस शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर डैट बीट इन कोऑर्डिनेटेड वेव, पैरामीशियम वेव की तरह ये एक जाल बनाकर चलते हैं। सीलिया आसान है। स्यूडोपोडिया टेम्परेरी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन डेट अलाउ फॉर अमीबॉइड मूवमेंट एंड फूड कैप्चर, ये अमीबा में होता है स्यूडोपोडिया। पहला नंबर, अमीबा का तो कोई शेप नहीं होता है, तो कोई सा भी वो दो शेप बना लेता है उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये टेम्परेरी होता है, बोला टेम्परेरी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, बस साइटोप्लाज्म में कोई टेम्परेरी एक्सटेंशन बना लेगा उसी को स्यूडोपोडिया कहते हैं। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ग्लाइड करना है, जैसे झूले पे हम ग्लाइड करते हैं। तो सम पैरासिटिक फॉर्म लैक स्पेशलाइज लोकोमोटरी ऑर्गेनल बट कैन स्टिल मूव बाय ग्लाइडिंग। रिंग ना, इनके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही सीलिया है, ना ही फ्लैजला है, ना ही ये स्यूडोपोडिया बना सकते हैं, तो ये ग्लाइड करते हैं, रेंगते हैं। सपोज करिए पानी की लहर आई, उनके साथ ये पैसिवली मूव कर दिए, इनकी कोई एनर्जी लगी भी नहीं, तो वही ग्लाइड कर दिए। इनके पास कोई लैग करते हैं, कोई ऑर्गेनल नहीं होता है मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए। तो मोटिलिटी वाली पार्ट भी ख़त्म हो गया। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग वीडियो के एंड पे ही जा चुके हैं, 2 स्लाइड और है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन थोड़ा बड़ा है, फिर इसके बाद एंड है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। न्यूट्रिशन यानी किस तरह से खाना खाते हैं। तो पहले हम बता दें हम किस तरह के खाना खाते हैं। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि सारा चीज़ हम ही लोग से क्यों रिलेट हो रहा है, क्योंकि इजी है ना। हम देखो, हमारे में पहला नंबर मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरीके से, एक खुद खाना बनाना, एक एक बना बनाया खाना खाना। तो हम जो हैं, जो खुद खाना बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक, जो कि हम नहीं हैं। कई लोग सोचते होंगे किचन में जाके हम खुद खाना बनाते हैं, तो जो किचन में सामान आता है चावल गेहूँ, वो तो प्लांट बनाता है ना, तो उस रिस्पेक्ट में हम तो बस उसको मॉडिफाई, हम तो कुछ उसको मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अच्छे से यूज कर सके, डाइजेस्ट कर सके। तो एक्चुअली में खाना तो प्लांट ही बनाएगा, तो वो ऑटोट्रॉफिक हो गया, और जो उसको यूज करेगा तो वो हेट्रोट्रॉफिक हो गया, हम हेट्रोट्रॉफिक हो गए। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो भी एनिमल हेट्रोट्रॉफिक ही है, ठीक है। तो जो प्रोटोजोआ है वो क्या करता है,
हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा। पहला है होलोजोइक, एनिमल लाइक। एनिमल, हम अपने आप को भी एनिमल में ही डाल सकते हैं। बहुत लोग सोचते होंगे एनिमल तो वो है जो फॉरेस्ट में रहते हैं। नहीं, हम भी एक तरीके से एनिमल ही है। हम सबसे ज़्यादा बोले ना एडवांस हैं, इसीलिए हम घर बना के रहते हैं। नहीं तो वो हम भी लोग पहले तो जंगल ही में रहते थे, धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन का इवोल्यूशन हुआ। अच्छा, टॉपिक से डेविएट नहीं करेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे लिखा है, मेनी इंजेस्ट सॉलिड फूड पार्टिकल थ्रो फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के बारे में दिखा है कि इंगल्फिंग फूड विथ स्यूडोपोडिया और थ्रो ए स्पेशलाइज्ड माउथ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ साइटोस्टोम। तो पहले हम जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक करते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक में भी हम होलोजोइक ही करते हैं। और सेम ये भी करता है प्रोटोजोआ। होलोजोइक में क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल होता है उसको हम डायरेक्टली इंजेस्ट खा लेते हैं, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करेगा। ये होलोजोइक है। बोले ना सॉलिड फूड पार्टिकल इंजेस्ट करते हैं थ्रू फैगोसाइटोसिस। इसमें लिखा है इंगल्फिंग फूड विद सूडोपोडिया। अब हमारे में सूडोपोडिया है नहीं, लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, जो अमीबा है, उनमें सूडोपोडिया होता है। और थ्रू ए स्पेशलाइज्ड माउथ लाइक स्ट्रक्चर जिसको साइटोस्टोम कहते हैं। कई ऑर्गेनिज्म में माउथ लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको साइटोस्टोम कहते हैं, ये आप लोग समझ लीजिए। और सेप्रोजोइक, मेरे को डायग्राम लेके आना चाहिए था साइटोस्टोम का। जैसे मैं बता दूँ, ये जो डायग्राम है, ये जो इसका माउथ है जहाँ से ये फ्लैजला निकला है, ऐसा ही एक गोला तरह का स्ट्रक्चर रहता है जिसको साइटोस्टोम कहते हैं। हालांकि ये इधर इसमें साइटोस्टोम नहीं बनाया गया है। इसमें हाँ, ये देखो, ये जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, मैं जूम कर रहा हूँ, ये जहाँ रेड है, रेड पॉइंटेड है, ऐसा ही ये माउथ है इसका, पारामीशियम का ये माउथ है, ऐसे ही साइटोस्टोम होता है। डन है। सेप्रोजोइक सेकंड वन, सम अब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। सेप्रोजोइक यानी जो पहले से ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा हुआ है उसको सिंपली लेके ये डाइजेस्ट कर लेंगे। उनमें कोई इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सिंपली ले लेंगे, खा लेंगे, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। कोई डाइजेशन का यहाँ पे रोल नहीं होगा, वो पहले से ही डाइजेस्टेड होगा। सेप्रोजोइक में पहले से ही डेड रहता है डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो पहले से ही डाइजेस्टेड है, बस उसको इनका अपने बॉडी में ले लेना है। पैरासिटिक तो अभी हमने बताया है कि दूसरे बॉडी पे रहेंगे, जिन पे ये रहेंगे उनको होस्ट बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। मेनी आर पैरासिटिक फीडिंग ऑन द टिश्यू और फ्लूइड ऑफ देयर होस्ट। यानी अगर हमारे पे कोई लीच लीच बोल रहे हैं, कोई जूर आके हमारे सर पे रह रहा है तो हम होस्ट हुए उसके लिए। क्लियर है। मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक यानी ये ऑटोट्रॉपिक भी कुछ कर सकते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉपिक, कुछ फोटोसिंथेसिस कर भी सकते हैं, जैसे यूग्लिना है। ये जो यूग्लिना है ये खुद से भी खाना बना सकता है और दूसरे से भी खाना ले लेगा। ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ये मिक्सोट्रॉफिक है। अब आते हैं मोड ऑफ लोकोमोशन पे। अभी हमने मोड ऑफ लोकोमोशन ये यहाँ पे इतना पढ़ा, फ्लैजला, सीलिया, स्यूडोपोडिया, ग्लाइडिंग। लेकिन इसका और थोड़ा इवॉल्व, अब थोड़ा एडवांस पे जाते हैं। तो ये होता है, देखिए देखिए, इसको बोलते हैं मैस्टिगोफोरा, ब्रैकेट में लिखा है फ्लैजलेट। मैस्टिगोफोरा अभी आप रहने दीजिए, आप फ्लैजलेट देखिए, उसी का बस एक साइंटिफिक नेम दे दिया है। फ्लैजला वाला हमने पढ़ा, यूग्लेना में रहता है, उसी को मैस्टिगोफोरा बोल दिया। तो क्या लिखा है, पोसेस वन और मोर फ्लैजला, वही बात रह गई, एक फ्लैजला होगा या दो फ्लैजला होगा, एक पूंछ हो सकता है, दो पूंछ। एग्जाम्पल दिया यूग्लेना, यूग्लेना कॉमन फ्रेश वाटर फ्लैजलेट डेट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बोले ना परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यानी खुद से खाना बना लेगा। तो यूग्लेना दूसरे से भी खाना ले सकता है, खुद से खाना बना सकता है। फ्लैजला रहता है, और देखिए ब्रैकेट में लिखा है मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक लिखा है यानी ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। अगला है ट्राइपेनोसोमा, इनमें भी फ्लैजला होता है, और ये डिजीज़ जो कॉज करते हैं उनका नाम है स्लीपिंग सिकनेस एंड कैगस डिजीज। ट्राइपेनोसोमा का लिख लीजिए कि स्लीपिंग सिकनेस करता है और कैगस डिजीज करता है, फ्लैजलाइन में भी होता है। लिस्मानिया, लिस्मानिया भी एक पैरासिटिक फ्लैजलेट है जो कि लेशमैनियासिस डिजीज कॉज करता है। काला अजहर कौन सा डिजीज कॉज करता है, अगर किसी को पता है तो वो बताएगा। ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, इसी से रिलेटेड है।
ग्यार्डिया, ग्यार्डिया एक इंटेस्टाइन में रहता है। देखो, एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज गियार्डियसिस कैरेक्टराइज बाई फ्लैजला। एक एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है ग्यार्डिया, वो हमारे इंटेस्टाइन में आके हमको कॉज करेगा, हमसे फूड लेगा, तो हम उसके लिए होस्ट हो गए और वो हमारे बॉडी में रहेगा और उसके पास फ्लैजला रहता है। इसीलिए फ्लैजलेट की कैटेगरी में डाला गया है, जिसको मेस्टिगोफोरा बोलते हैं। अब है अमीबॉइड। अमीबॉइड इसका दूसरा नाम है सार्कोडीना। तो सार्कोडीना अभी आपके लिए न्यू टर्म लग गया होगा, इसीलिए आप अमीबॉइड पे ध्यान करिए, याद करते करते सार्कोडीना याद हो जाएगा। तो बोले इसमें स्यूडोपोडिया होता है जो इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। अमीबा का तो कोई शेप ही नहीं होता। तो क्या लिखा है, अमीबा अ वेल नोन फ्री लिविंग अमीबॉइड फाउंड इन फ्रेश वाटर। सही है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। सेकेंड है इंट अमीबा। इंट अमीबा इंपॉर्टेंट पैरासिटिक अमीबी सच एस इंट अमीबा हिस्टोलिटिका विच कॉज अमीबिक डिसेंट्री। अगर इंट अमीबा को आपने कंज्यूम कर लिया खाने के साथ, लाइक कंटामिनेटेड कोई फूड हो गया, उसमें अगर ये प्रोटोजोआ होगा इंट अमीबा, तो ये अमीबिक डिसेंट्री कर सकता है, जिससे लूज मोशन हो सकते हैं, बाथरूम आपको बार बार जाना पड़ सकता है। तो वही है, इनमें इनका बैग कोई फ्लैजला नहीं होता, इनका कोई शेप नहीं होता, ये सूडोपोडिया से मूव करते हैं, इसीलिए इंट अमीबा को सैरकोडीना यानी अमीबॉइड कैटेगरी में डाला गया। थर्ड वन इज फोरामिनीफेरा, जिसको मैरीन अमीबॉइड डेट प्रोड्यूस इलेबोरेट कैल्शियम कार्बोनेट सेल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पानी में रहता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रिएट करता है, कैल्शियम सिक्रिएट करता है, जिससे सेल बन जाता है। अब आते हैं सीलियोफोरा। सीलियोफोरा यानी सीलिएट्स, जिनमें सीलिया होता है। सीलिया का भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था इधर, ये रहा सीलिया। पैरामीशियम इसका एग्जांपल है। ये आउटर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सीलिया हो गए, जो कि चारों बॉडी तरफ है। तो सीलिया को बोला सीलिएट्स। कहाँ गया। और मैं बता दूँ, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, ये मैंने खुद से बनाए हैं। लाइक ये कुछ चीज़ मैंने बुक्स के निकाले हैं ताकि मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बाकी मैंने सोचा इसी को मैं लिखता, इसी को मैंने आपको प्रिंटेड ले आया डायरेक्टली, आप सुंदर हैंड राइटिंग में लिख लो। बाकी ये नोट्स मेरा है, कल को कोई यूट्यूबर आपको लेते हुए दिख जाए तो सरप्राइज़ ना होइएगा। अभी आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 जून को। 6 जून से पहले अगर कोई ये नोट्स को यूज कर दे तो नाम बदल दूंगा मैं। और आप ऐसे ही मेरे साथ लगे रहिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में पूरा मतलब बैठ जाएगा लंबे समय तक के लिए। एक आप वीडियो देखेंगे 10 मिनट का, 10 मिनट में आप प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, जैसा कि लोग आपको यूट्यूब मैंने देखा वीडियो में पढ़ा रहे, बस ऐसे ही लिख के ला रहे, ये जो करके चले जा रहे, कोई इसका मतलब समझा ही नहीं रहा। जबकि मैं आपको पूरा पैराग्राफ लाया हूँ, कल को आपको पेपर में लिखना है तो 1 वर्ड में थोड़ी लिखोगे, पैराग्राफ ही तो लिखोगे। तो मैं इससे पैराग्राफ का आइडिया रहेगा आपके मन में, कैसे पैराग्राफ को एक्सटेंड करना है, बना बना के कैसे लिखना है। ये आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे समझोगे। अब कोई पॉइंटर में आपको पढ़ा दे एक एक पॉइंट ला के, कि जैसे सीलिया लिख दे, फिर लिख दे पैरामीशियम वॉटिसेला बैलेंटिडियम, ऐसे दिमाग में थोड़ी जाएगा। कोई नहीं कोई नहीं, हम लोग अपने पे ध्यान देंगे। तो सीलिएट्स को बोलते हैं सीलियोफोरा। सीलिएट्स आप याद रखो, पढ़ते पढ़ते सीलियोफोरा याद हो जाएगा। मैं भी नया था तो याद नहीं था। तो कैरेक्टर इसमें बहुत सारे सीलिया होंगे जो कि लोकोमोशन में काम करेंगे और फीडिंग में। पहला एग्जांपल पैरामीशियम, जो कि अभी हमने देखा। क्या लिखा है, वाइडली स्टडीड फ्री लिविंग सीलिएट विद अ स्लीपर लाइक शेप। स्लीपर यानी चप्पल, चप्पल की तरह शेप था ना उसका। एंड कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनली ये कॉम्प्लेक्स है, यानी ये मच मोर एडवांस है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो वो ऑर्गेनिज्म एडवांस होता जाएगा। एडवांस यानी वो न्यू होता जाएगा। जैसे हम बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो हम बहुत एडवांस हैं, तो इसीलिए पैरामीशियम थोड़ा सा एडवांस है अपने ग्रुप के लोगों से। तो वॉटिसेला अ स्टॉक्ड सीलिएट फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑफ एन अटैच टू सरफेस। ये भी एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है जिसमें सीलिया होता है और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, सरफेस से चिपका हुआ मिलेगा। बैलेंटिडियम ओनली सीलिएट नोन टू बी पैरासिटिक इन ह्यूमन, बैलेंटिडियम कोली कॉजिंग बैलेंटिडियासिस। ये एक ही सीलिएट है जो ह्यूमन में पैरासाइट की तरह यूज करेगा, हमारे बॉडी में आके हम ही से न्यूट्रिएंट लेगा। और टिपिकल एग्जांपल क्या है, बैलेंटिडियम कोली, जो कि बैलेंटिडियासिस करता है। नाम से ही डिजीज है बैलेंटिडियम, डिजीज हो जाएगा बैलेंटिडियासिस।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का साइंटिफिक नेम एपिकॉम्प्लेक्सा। एपिकॉम्प्लेक्सा, 2 बार बोलो, एपिकॉम्प्लेक्सा, एपिकॉम्प्लेक्सा स्पोरोजोआ। दिस ग्रुप now often referred to as epicomplexa are obligate intracellular parasite that typically lack specialized locomotory organelle in their adult stage. They often reproduce by spore. देखो स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ तो स्पोर टर्म आ रहा है स्पोरोजोआ में, तो ये स्पोर होते हैं इनमें, ना इनमें फ्लैजला होगा ना सीलिया होगा, ये स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। इनमें एग्जांपल क्या होगा, प्लास्मोडियम, ये तो हमारे में मलेरिया कॉज करता है, ये तो जनरल सी बात है। प्लास्मोडियम द जीनस रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल, हमारे में मलेरिया कॉज करता है। देखो मलेरिया कैसे कॉज करता है, हमारे जो मच्छर होगा हमारे में आके हमको इन्फेक्ट कर देगा, जो वो उसके सलाइवा में जो होंगे स्पोर वो हमारे आ जाएंगे, फिर वो हमारे लीवर सेल में, हेपेटोसाइट लीवर सेल को बोलते हैं, उनमें जाकर वो जमा हो जाएंगे, फिर हमारी डब्ल्यूबीसी उनको मारने जाएगी, तो वो अपने अराउंड पता है क्या डेवलप कर लेंगे, सिस्ट। कौन सा सिस्ट, जो हमने अभी पढ़ा था कि अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट डेवलप कर लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए। कहाँ गया, ये रहा सिस्ट। सिस्ट अ प्रोटेक्टिव डोरमेंट स्टेज फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे ही मलेरिया वाला जो मच्छर होता है हमको कॉज करता है, तो अब हमारी बॉडी इतनी भी बेवकूफ़ थोड़ी है उसको ज़िंदा रहने दे, तो डब्ल्यूबीसी जाता है मारने, लेकिन मार नहीं पाता है क्योंकि वो अपने सराउंड सिस्ट डेवलप कर लेता है। भाई अगर इससे डिटेल में कहीं आपको मिल जाएगा ना भी इस सब्जेक्ट के लिए, भाई मैं नाम बदल दूंगा। इतना डिटेल में मैंने बहुत यूट्यूब देखा, फिर मैं बनाने आया हूँ, कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इसलिए क्योंकि कल को आ गया कि राइट 50 वर्ड अबाउट प्लास्मोडियम, तो आप क्या लिखोगे, आपको याद रहेगा कि वो भाई ने बताया था कि प्लास्मोडियम वो मच्छर कॉज करता है, फिर लीवर में चला जाता है। ऐसे ऐसे बना के लिख दोगे, नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि बात जो है वो रियलिटी है, गलत थोड़ी बता रहा हूँ। भले यहाँ पे लिखा नहीं है। द जीनस रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मा कॉजेज टॉक्सोप्लाज्मोसिस अ कॉमन पैरासिटिक इन्फेक्शन, इनके बारे में इतना ही पढ़ रहे हैं कि टॉक्सोप्लाज्मा होता है, स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। डिजीज कॉज क्या करेगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अगला है क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में जाएगा भाई, और डायरिया कॉज करेगा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, तभी तो डायरिया होगा। क्या नाम है, क्रिप्टोस्पोरिडियम, नाम में ही स्पोर है, स्पोरिडियम, तो स्पोर से रिप्रोड्यूस करेगा। लास्ट वन इज इमेरिया, कॉजेज कोकोडियोसिस इन वेरियस एनिमल पार्टिकुलरली पोल्ट्री। तो ये रहा इमेरिया के बारे में। तो हमने पूरा पढ़ लिया जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रोटोजोआ के बारे में। अब अगला वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए क्या पढ़ेंगे हम बताते हैं। अब प्रोटोजोआ से सवाल आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप बना लोगे। अब हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा के बारे में। यहाँ से देख लो, ये मैंने साइट से डाउनलोड किया है। ये हो गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में पैरामीशियम के बारे में बता दिया, पॉरीफेरा में साइकन के बारे में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो से। भाई अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहा, लाइक अच्छे रहें, लाइक देख लिए तो लाइक कर ही देना, यहाँ तक आ गया हो तो लाइक कर ही देना। और चूँकि आपकी पहली वीडियो थी तो घबराना मत, हो जाएगा, उतनी भी बायो हार्ड नहीं होती जितना लगता है, 2-3 बार पढ़ोगे याद आ जाएगा। फॉलो कर लेना, फॉलो, अरे यार फॉलो तो इंस्टाग्राम पे होता है, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। देखो रात के 1:30 बज चुके हैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते।